आप समानाधिकरण तत्पुरुष समास पढ़ रहे हैं, ठीक है। और आज इस सूत्र को आप पढ़ेंगे आधा तक। वो सूत्र है तद्धितार्थोत्तर पद समाहारेच। यह सूत्र, इस सूत्र में भी पूर्व सूत्र से दिक् संख्ये संज्ञायाम से दिक् संख्ये की अनुवृत्ति होती है मात्र। तो सूत्र का अर्थ आपको कुछ ऐसे करना है। पहले सूत्र का पद समझ लीजिए। तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे, ये सप्तम्यंत पद है, एक और च अव्यय पद है। इसमें सप्तमी है। इस एक सप्तमी का और समस्त पद कौन है इसमें बीच में? तद्धितार्थ, उत्तर पद और समाहार। एक जो ये सप्तमी है, सप्तमी का अर्थ क्या किया जाए? सप्तमी कहीं कहीं पर अर्थ को देती है कि उसके परे रहते, है ना, ये अर्थ को भी देती है। कहीं कहीं सप्तमी विषय अर्थ को भी देती है। तो कहा कि यहाँ पर एक प्रकार की जो सप्तमी है वो विषय भेदात भिद्यते। एकापि सप्तमी विषय भेदात भिद्यते। एक ही सप्तमी के विषय भेद से तीन अलग अलग अर्थ होंगे। जब सप्तमी को तद्धितार्थे के साथ जोड़ेंगे, तद्धितार्थ के साथ, तो अर्थ करना तद्धितार्थ विषये। जब उसको उत्तर पद के साथ जोड़ेंगे तब अर्थ करना उत्तर पदे च परतः। जब सप्तमी को समाहारे के साथ जोड़ेंगे तो समाहारे च वाच्ये, ये अर्थ करना। और दिक् संख्ये माने दिशावाची शब्द और संख्यावाची शब्द प्रागवत, पहले की तरह उनमें है समानाधिकरण तत्पुरुष समास होता है। कहने का मतलब क्या हुआ? दिशावाची संख्यावाची शब्दों का समर्थ सुबंत के साथ में समास होता है। समानाधिकरण समर्थ सुबंत के साथ में समास होता है और वो तत्पुरुष संज्ञक होता है। कब? तद्धितार्थ के विषय में, उत्तर पद के परे रहते, समाहार के वाच्य होने पर, माने समाहार रूपी अर्थ वहां रहने पर, तीन शर्तों में। तो अब हम एक कार्य करने जा रहे हैं। सबसे पहले दिशावाचियों को पकड़ेंगे। दिशावाचियों का सबसे पहले ये वाला समास करेंगे तद्धितार्थ के विषय में, फिर दिशावाचियों का दूसरा ये वाला समास करेंगे उत्तर पद के परे रहते, फिर दिशावाचियों का तीसरा समास करेंगे। आज इतना तक पढ़ेंगे। अर्थ क्लियर हुआ? तो चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं। बच्चा, अब विग्रह किया जा रहा है पूर्वस्याम शालायाम भवः। जो रूप बनाना है वो है पौर्वशालः। ये जो पहला उदाहरण है ये दिशावाची का किस अर्थ में उदाहरण है? तद्धितार्थ के विषय में है। तो बच्चा विग्रह कर ली है आपने पूर्वस्याम शालायाम भवः। स्थिति क्या हो जाएगी? अलौकिक विग्रह बोलिए। पूर्वांगी, क्योंकि दोनों वो है ना सप्तमी। शालांगी, शाला किसे कहते हैं रे? शाला शब्द का क्या अर्थ है? हाँ हाँ बोलो बोलो। है? हाँ, आलय माने गृहम, ठीक है। हाँ, याद रखो शब्दकोश भी थोड़ा। तो माने पूर्वशाला में भव माने उत्पन्न होने वाला। ये अब यहाँ पर दिशावाचक समर्थ सुबंत कौन है? उसके साथ समानाधिकरण समर्थ सुबंत कौन है? समानाधिकरण कैसे है? समान विभक्ति को देख करके समानाधिकरण को पहचान लें, क्योंकि पूर्व और शाला दोनों एक ही चीज है, एक ही दोनों का अधिकरण। वो अलग अलग नहीं है कि पूर्वा कुछ और हो शाला कुछ अलग हो, एक ही चीज है, ठीक है, ऐसे पहचानना। तो ये किस अर्थ में होता है? इसलिए जो ये भवः रखा है ना, ये तद्धितार्थ का विषय है। माने तद्धित प्रत्यय भी हुआ नहीं, तद्धितार्थ का तद्धित आगे होगा, माने समास पहले कर लो, तद्धितार्थ आगे होगा प्रत्यय, इसलिए तद्धितार्थ विषय लिखा। नहीं तो ऐसे ऐसे लिख देते ना, तद्धित प्रत्यय के परे रहते। जो परे अर्थ यहाँ कर रहे हैं परतः, वो अर्थ यहाँ भी तो हो सकता था, पर ऐसा होता नहीं है। पहले समास होगा। जब इनमें समास होगा तो ये बात ध्यान रखना, हाँ, तद्धित प्रत्यय की उत्पत्ति हो जाएगी, क्योंकि हमने विग्रह अवस्था में भव रख रखा है। तो भैया दोनों में समास करोगे। समास होने के बाद होता क्या है? आगे मूल में ही लिख रहे हैं, समासे कृते दिक् पूर्व पदात्। समास से कृते माने समास कर लिया। समास होने के बाद हुआ क्या रे? ये गया और ये गया, ठीक है। और दिक् पूर्व पदात् य, इन दोनों को मिला भी लो ना। फिर अब ये स्थिति होगी, इधर लिख देता हूं, पूर्वा शाला। और क्या हो गया? भव अर्थ में समास करने पर दिक् पूर्व पदात् य, दिशावाचक शब्द पूर्व पद में हो तो भव अर्थ में य प्रत्यय हो जाता है। तो इससे हो गया इति य प्रत्यय। मैं इधर लिख देता हूं, पूर्वशाला। ये यहाँ जो प्रत्यय देख रहे हो ये समासांत मत समझना
ये तद्धित वाला प्रत्यय है, वो है समास होने के अंत में ही, पर है कौन सा संज्ञक? तद्धित संज्ञक प्रत्यय है ना। यहाँ का कोई अपना तत्पुरुष का समासांत नहीं है। तो ठीक है भाई, यहाँ कर दिया, और तो इसलिए तद्धितार्थ के विषय में विधान किया जा रहा है। यहाँ का क्या बचेगा? यहाँ का लोप क्या बचेगा? थोड़ा ऐसे लिख ही देते। तो अब ये स्थिति बनी, रूप बनाना करें। अब फिर आगे लिखा है सर्वनामनो वृत्ति मात्रे पुंबद भाव। ये सूत्र कहता है सर्वनाम शब्दों का वृत्ति मात्र में, माने तुम किसी के साथ वृत्ति कर रहे हो उसकी, तो समास भी तो एक वृत्ति है ना। तो समास एक ये सर्वनामनो वृत्ति मात्रे पुंबद भाव एक वचन है। ये सर्वनाम शब्दों को का जो है वृत्ति मात्र में पुंबद भाव हो जाता है। ठीक, पूर्वाशाला में सर्वनाम कौन है ना? पूर्वा कौन है? पूर्वा है सर्वनाम। सर्वनाम कैसे बता आता है ना उधर। ऐसे शब्दों की जब वृत्ति हो जाए, माने किसी के साथ जब ये समस्त हो जाए, तो उनको क्या हो जाता है? पुंबद भाव, उनको पुंबद भाव हो जाता है। तो पूर्वा तो अभी स्त्रीलिंग है ना, ये है शाला का विशेषण होने से क्या है? ये स्त्रीलिंग था, इसको भर कर दिया जी पुंबद भाव, स्त्रीलिंग को पुल्लिंग में बदल दिया। तो पूर्वा का क्या हो गया? पूर्व। तो अब तुम यहां पर लिख लेना पूर्व। क्या बन गया? पूर्व शाला। और ये आ कहां भाग जाएगा रे? हाँ ठीक है, वासंज्ञक ईवर्ण अथवा अवर्ण लोप हो जाता है, ईकार अथवा तद्धित प्रत्यय के परे रहते। ये जो यहाँ का आय तद्धित ही तो प्रत्यय है, तो ये वाला आ कहां भाग गया? लोप हो गया। तो क्या बन गया? ये पूर्व साल बना। क्या बना बच्चा? और हमने ये यहाँ प्रत्यय किया था, तो तद्धित एक नियम है तद्धित का, यदि कोई प्रत्यय इत नित होता है या कित होता है, तो उसका जो आदि एच होता है, उस शब्द का आदि एच, उसको क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो वृद्धि होकर के क्या बन गया? ये जो है ये बन गया वृद्धि होके क्या बन गया? पूर्व साल ऐसा बनेगा ना, और स्वाधिकारी कर देना तद्धितांतत्वात् उसकी प्रातिपदिक संज्ञा। तो इसमें देखो दो दो वृत्ति हैं, पहले समास वृत्ति फिर तद्धित वृत्ति। क्या समझे? पहले समास वृत्ति फिर तद्धित वृत्ति, इसलिए तद्धितार्थे विषये लिखा। तद्धितार्थ के विषय में भी ये समास हो जाता है। तो पहले समास कर लो, तब आगे जाके तद्धितीय कार्य करो। समझ में आया? ये पंक्तियां भी स्पष्ट हो गई होंगी। ऐसे ही बच्चा द्वितीय उदाहरण है, कौन सा? अपरसालः। विग्रह करो, अपरस्याम सालायाम भव। यहाँ किए थे ना भाई, पूर्वा शब्द का पूर्वस्याम बनाए थे, अपरा का अपरस्याम सालायाम भव। विग्रह हो गया। विग्रह करो, अब अलौकिक विग्रह, अपरांगी सालांगी। अब ये दोनों में समास कर लिया। क्यों ये समास हुआ इस सूत्र से? क्योंकि ये शब्द भी जो है दिशावाची शब्द है। कौन? अपर। अपर शब्द दिशावाची, इसका वो आपर आपको यहाँ दिख रहा है, वो तो समास होने के बाद कैसे बना है। उसके बाद जब आपका आपर साला ये हो गया, तद्धितार्थ के विषय होने से समास हुआ, दोनों में विभक्ति लुक हो चुका है, आपर साला हो चुका है। उसके आगे आएगा यह प्रत्यय। आपर साला के आगे क्या लिख लेना? यहां लिख लेना। इसी से कौन सूत्र है ये? दिक पूर्व पदार्थ संज्ञायाम या, और यहां प्रत्यय हो गया ये, और तद्धितार्थ के विषय में चूंकि समास हुआ है, यहाँ प्रत्यय होने के बाद यहाँ का बचेगा। और सर्वनाम नो वृत्ति मात्रे पुंबद भाव। तो जो अपर, जो ये शब्द जो है अपरा था, अपरा, उसका बन गया अपर, क्योंकि अपरांगी साला सालांगी ऐसा विग्रह किए थे ना। तो जो अपरा था उसको पुंबद भाव हो गया, वो बन गया अपर। अपर साला। यहाँ का बचा है पित्वात आदि एच को वृद्धि, आपर बन जाएगा। और साला के आकार का भी अस्यति जैसे लोप कर देना, आपर शाल ऐसा बनेगा। और बाद में सुआधिकारी करके आपर सालह ये रूप बनेगा। केवल पूर्व की जगह अपर शब्द है, पूर्वस्याम और अपरस्याम, और सब प्रक्रिया सेम है। इसके दो उदाहरण दिए हैं। हाँ, कैसे दिशावाची है? बिल्कुल सही। दरअसल तुम तो वही पूर्व पश्चिम उत्तर ये वाले दिशावाचक समझते हो, है ना। वो सूत्र पढ़ो, पूर्व परावर अपर आता है ना। अपर, अपर दिशा का मतलब है यदि पूर्व दिशा ये है तो ठीक उसके अपोजिट अपर दिशा जो है पश्चिम दिशा माने यदि कोई जिसको जो मान रहा है उसके अपर दिशा माने दूसरी साइड की दिशा। इसलिए सूत्र में भी पढ़ा है, सर्वनाम भी है, इसलिए सर्वनाम को वृत्ति मात्र में पुंबद भाव भी हो जाएगा। आपर साला समझ जाओगे ना। यस, इसलिए ये भी ऐसा शब्द है। अभी सब जो उदाहरण चल रहे हैं दिशावाची के साथ के चल रहे हैं। दिशावाची में एक तुमने पूरा कर लिया, तद्धितार्थे विषय के दो उदाहरण पढ़ ली। अब आगे बढ़। और
द्वितीय है अब दिशावाची का उत्तर पद के परे रहते। ये कब समास हो रहा है रे? उत्तर पद के परे रहते। उत्तर पद का मतलब क्या है? न मतलब देखो इस सूत्रकार देखो ये बन रहा है दिशावाची का है, ये दिशावाची शब्द हो या संख्यावाची शब्द हो, उसका किसी समर्थ सुबंत समानाधिकरण समर्थ सुबंत के साथ में समास होगा। इसका मतलब दो पद तो निश्चित हो गए। एक कोई यहाँ दिशावाचक शब्द होगा, उस दिशावाचक शब्द का संख्यावाचक के साथ में समानाधिकरण संख्यावाचक शब्द के साथ में समास होगा। उत्तर पदे च परता, उसके बाद उत्तर पद भी जरूर परे होना चाहिए। इसका मतलब ये तो तीन पद का समास होगा भाई कम से कम, क्योंकि उत्तर पद का मतलब क्या है? सबसे अंतिम पद, माने कि पहले एक दिशावाचक एक शब्द हो, दूसरा समानाधिकरण समर्थ सुबंत हो इधर, और तब जाके उधर आपको क्या मिलेगा? तो ये इस उत्तर पद के परे रहते ये समास विधान हो रहा है। इधर एक होना चाहिए दिशावाची और इधर कोई सा भी एक समर्थ सुबंत होना चाहिए। ये कंडीशन बैठ रही है। कहा कि ये कहां बनेगी? कहा कि एक ऐसा प्रयोग है उसमें बन जाएगी। किसमें? पूर्वा साला प्रिया 1 2 3 पूर्वा साला प्रिया यस्येति त्रिपदे बहुव्रीहौ कृते। पूर्वा साला प्रिया यस्य, यहां पर त्रिपद में बहुव्रीहि करना पड़ेगा। तीन में क्या करना पड़ेगा? बहुव्रीहि समास करना पड़ेगा। पूर्वा साला प्रिया यस्य, ये विग्रह करनी पड़ेगी। ये तो लौकिक हो गई। अलौकिक क्या होगी फिर? प्रिया सो, ये विग्रह हो गई तीनों की। पर कहा कि भाई ये बात बताओ, फिर तो ये बहुव्रीहि के उदाहरण में देना चाहिए था। इस तत्पुरुष में क्यों रख रहे हो फिर इसे? भाई बात ये है ना, ये त्रिपद बहुव्रीहौ कृते, जब आप तीनों में बहुव्रीहि समास कर लो तो प्रिया शब्दे उत्तर पदे पूर्वयोः तत्पुरुषः, पर इस प्रिया शब्द के परे रहते इससे पूर्व ये दो शब्द हैं, इनमें आप तत्पुरुष कर लेना। इनमें पहले क्या कर लेना? ये त्रिपद बहुव्रीहि में पूर्व वाले दो में तत्पुरुष कर लेना। ठीक है? ठीक है। तत्पुरुष भाई तत्पुरुष क्यों करना है? जब देखो तुम्हें समास का फल विभक्ति लोप वगैरह सब कुछ सही है, वो सब हो जाएगा। और वृत्ति मात्रे पुंपद भाव वाला रूल लगाना है। बहुव्रीहि समास भी एक वृत्ति है, कोई समास वृत्ति है, आपको वो भी लाभ मिल जाएगा। जो सर्वनाम शब्द है पूर्वा को पूर्व, वो लाभ भी इधर मिल जाएगा। तो फिर ये तत्पुरुष को क्यों ला रहे हो बीच में? ताकि देखो जरूरी है। तेन, यदि तत्पुरुष तुम बीच में करते हो तो उससे क्या होता है? साला शब्दे आकारः उदात्तः, साला शब्द में जो ये आकार है, इस आकार को आप उदात्त कर सकते हो यदि तुम करोगे क्या? तत्पुरुष। तो यदि बहुव्रीहि कर दिया तुमने पूरे में तो उसका रूल समास का ये होता है, बहुव्रीहि में जो बहुव्रीहि हिस्से में क्या होता है? आदि को उदात्त हो जाता है ना। बहुव्रीहि प्रकृत्या पूर्व पदम एक सूत्र है जिससे क्या होता है? आदि को उदात्त होता है। तो आदि को उदात्त होता तो माने के इसको उदात्त की बात होती केवल, और सभी अनुदात्त हो जाता। पर तत्पुरुष समास करने से क्या फायदा हुआ? कि साला का आ भी उदात्त कहा जाएगा, इसलिए ये करना जरूरी है। ठीक है? तो इन दो में तत्पुरुष करके और त्रिपद बहुव्रीहि को कर लेना। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये तत्पुरुष गर्भ बहुव्रीहि समास है। ऐसा बहुव्रीहि समास जिसके गर्भ में पतित है तत्पुरुष। समझ गए इस बात को? ऐसा है। तो देखो अब क्या हो रहा है यहाँ, ये दिशावाचक कौन है? पूर्वा शब्द, उसका समानाधिकरण साला, सालांगी के साथ समास हो रहा है। उत्तर पद परे हो, समास करने पर ये भी एक पद है, तो ये तीसरा जो पद आपको मिलता है ये उत्तर पद परे मिल जाता है। ये जो कंडीशन बताई थी। ठीक है भैया? ठीक है भैया, समास कर लेते हैं। समास किया, समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति लुक, और उसके बाद क्या करेंगे? विभक्ति लुक किया तो पूर्वा को समास करते वक्त पुंपद भाव भी करना मत भूलना। सर्वनाम वृत्ति मत वात्रे पुंपद भाव, तो स्थिति बन जाएगी पूर्व साला और ये प्रिया। क्या बन गया रे? पूर्व साला प्रिया, यही तो बना ना। प्रिया कैसे बनेगा? फिर क्या काम किया है? क्योंकि यहां पर कोई तद्धित वाला तो प्रत्यय करना नहीं है, क्योंकि तद्धितार्थ की विषयता नहीं है? हाँ, फिर गो स्त्री और उपसर्जन से उसको हिरस्व हो गया है। किसको? प्रिया को प्रिय, एक विभक्ति चा पूर्व निपाते लगा देना, उपसर्जन संज्ञा, और उसको हो जाएगा हिरस्व। तो क्या बन जाएगा? पूर्व साला। यहां इस उत्तर पद के परे रहते जो ये दिशावाची था उसका उदाहरण है पूर्व साला प्रिय। बना लोगे ना? ठीक है। अभी बताओ दिशावाचक का समाहार वाच्य होने पर समास बताओ। उदाहरण
तो आगे लिख रहे हैं दिक्षु समाहारो नास्ति, दिक्षु समाहारो नास्ति, दिशावाचकों का समाहार होता नहीं है, क्योंकि दिशाओं का समाहार, दिशा 4 अलग अलग दिशाओं में है ना, वो कभी इकट्ठी मिल सकती हैं क्या? नहीं, उनका समूह नहीं बन सकता। समाहार माने दिशाओं का कोई समूह नहीं बन सकता, सब दिशा चारों अलग अलग हैं। तो दिक्षु समाहारो नास्ति, दिशाओं में समाहार नहीं होता है। क्यों? अनविधानात्, वैसा अविधान नहीं देखा जाता है, कोई नहीं किया है, और वो प्रैक्टिकल तौर पर सिद्ध नहीं है। तो इसका मतलब हमने केवल अभी तद्धितार्थ के विषय में उत्तर पद के परे रहते जो दिक्वाचक शब्द थे, दिशावाचकों का समानाधिकरण समर्थ स्वंत के साथ उदाहरण पढ़ लिया। अब जो बच गए क्या? संख्यावाचक का, तद्धितार्थ के विषय में संख्यावाचक का, उत्तर पद के परे रहते संख्यावाचक का, ये 3 समासों को कल पढ़े। ये समास के, ये जो समास हो रहा है दिशावाचकों के साथ, किन अर्थों में समास हुआ? समाहारे च वाच्य, तीनों याद रखना, बीच में कुछ बता ही नहीं रहा है, तीनों को भुला गया है। ऐसे ही संख्या के साथ में जो समास होना है समानाधिकरण समर्थ स्वंत का, वो किन किन अर्थों में होगा? तद्धितार्थ के विषय में, उत्तर पद के परे रहते, इनको ठीक से रखना, तीनों को तैयार। चल आगे बढ़ते हैं। मूलकार ने अब कहा संख्यायास तद्धितार्थे, वो कुछ साइलेंट है, कुछ चीज बोले नहीं, संख्यायाः तद्धितार्थे उदाहरणम, ठीक है, उसका उदाहरण दे रहे हैं। दिशावाचियों का पूरा करके संख्याओं के साथ स्टार्ट हो गए। क्या उदाहरण है भाई? तो उसे बताना शुरू कर रहे हैं कि षण्णाम मातृणाम अपत्यम, रूप बन जाएगा आपका षाण मातुरः, ठीक है। यहां पर क्या हुआ है? संख्यावाचक समर्थ सुबंत का समानाधिकरण समर्थ सुबंत के साथ में समास हो गया है, और वह तद्धितार्थ में हुआ है। इसलिए तद्धित का अर्थ आपको यहाँ जो दिख रहा है वो अपत्यम, ये अर्थ दिख रहा है। अपत्य अर्थ में होते हैं ना बहुत सारे, उपगोह अपत्यम, औपगव, ऐसे जो बनते हैं वहां पर। यहाँ पर देखो कल की तरह ही है, पहले समास वृत्ति करनी है, फिर तद्धित वृत्ति करनी है। इधर ध्यान दो, बहुत सारे भी नीचे ही दिख रहे हैं। चलिए तो बनाना शुरू करते हैं। विग्रह तो कर ही दी है उन्होंने, षण्णाम मातृणाम। चलो मुझे अब इसका बताइए, मुझे अलौकिक विग्रह क्या है? षड आम किया है तो वह शस आम किया है। हाँ, क्योंकि वो मूल शब्द शश है। मूल शब्द क्या है? हाँ, तो ये है बच्चा, लिख दे, इधर इधर लिख देते हैं। तो शश आम और मातृआम। चल, शस का षड बन कैसे जाता है? घबराओ नहीं भैया, कुछ संधि के कार्य हैं, वो सब इसे कर देते हैं, जस्त आदि। तो ये बन गया। फिर क्या करेंगे? अब इस सूत्र से तद्धितार्थ के विषय में समास होगा। तद्धित अभी है नहीं, तद्धिता का विषय आगे बनेगा प्रत्यय लग के, पहले इसे कर लेते हैं। तो ठीक है भाई, समास करके विभक्ति लुक कर लेना, ये आम भाग जाएगा। अब क्या करिए? शश मात्री बनेगा। फिर कौन संधि है ना, कुछ कौन संधि है? क्यों रे? अरे भैया, शश से षड बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? ष्टुत्व की स्थिति नहीं है, जस्त्व। क्यों? कभी पद बन गया ना, तो जस्त्व, झलाम जसोमते, पद के अंत में जलों को, तो शा को जस्त्व क्या होगा? उच्चारण स्थान में लाओ, जब ग ड द, यही तो जस है, किसके साथ मिलेगा? मूर्धा, इसलिए ड हो जाएगा। तो तुम कर देना यहाँ ड, तो ये बन गया षड। लेकिन अभी एक संधि मात्री का म परे है सामने, तो यर अनुनासिक अनुनासिको वा लगाना पड़ेगा। हालांकि विकल्प करता है, पर उससे एक बार में तो ये होगा ही होगा। तो स्थिति बन जाएगी तुम्हारी ये क्षण, माने तुम्हारा शब्द बन गया क्षण मात्री। बन गया कि नहीं रे? चलो आपका बन गया ये क्षण मात्री। इससे कौन सा तद्धित प्रत्यय ले आओ? अण ले आओ। कोई सूत्र दिया है ना इन्होंने? दूसरा है, हाँ होगा, देख, मातुरुत संख्या संभद्र पूर्वायाः, ये सूत्र है, दिया है ना? हाँ देख लेना क्या सूत्र है भैया, अच्छे से, है ना? हाँ, इससे क्या, इससे 2 काम होते हैं बच्चा। ये अण भी करता है ना, अण तो तस्यापत्यम के अधिकार से भी हो जाएगा। ये क्या करता है कि षण्मात्री शब्द में जो अंत में रिकार है उसको उकार और कर देता है। री के बाद, री के स्थान पर ही क्या कर देता है? उ। और भाई री के स्थान पे जो भी अण आता है वो तो रपर होके ही आना है, तो भाई वो फाइनली बन जाता है तुम्हारा उर। तो भैया मैं यहाँ लिख देता हूं मात्री का ये रे, री को हो गया उर, और ये है अ। अभी सबको मिला तो सही, क्या बन जाएगा? और हाँ, आदि एच को वृद्धि भी तो करना है, क्योंकि तद्धित का प्रत्यय किए थे आप, अण प्रत्यय।
आदि एच को वृद्धि कर लेना तो बन जाएगा शाण मातुर। शाण मातुर की तद्धितांत तत्वात्, अब प्रातिपदिक संज्ञा कर लीजिए क्योंकि बाद में तद्धित हो गया ना। अब समासत्वात् मत करना, प्रातिपदिक संज्ञा करके अशुभ विभक्ति ले आना। क्या बन जाएगा? शाण मातुर उसे कहेंगे जो षण्णाम मातृणाम अपत्यम होगा, 6 माताओं का जो पुत्र होगा उसे क्या बोलेंगे? कौन है? कार्तिकेय जी बताते हैं कि जन्म के समय में 6 कृत्तिकाओं ने उनका पालन किया था, माता थी, तो इसलिए उनको शाण मातुरा कहा जाने लगा। ठीक है, ये जो है यहाँ पर संख्यावाचक शब्द था एषश, उसका आपने समानाधिकरण जो समर्थ सुमंत मातृ के साथ समास कर लिया तद्धितार्थ के विषय में, तब आपने शाण मातुरा बना लिया। अब संख्यावाचक के साथ दूसरा क्या उदाहरण है, मतलब किस अर्थ में समास होगा दूसरा? क्या बोलोगे? हाँ, उत्तर पद के परे रहते, एकापि सप्तमी विषय वेदात विद्यते, वहां परे रहते हैं। उत्तर पद के परे रहते का मतलब है यहाँ जिन 2 पदों में समास हो रहा है उसके बाद भी एक पद होना, इसलिए यहां पर 3 पद होंगे कम से कम। जो उत्तर पद है वो समास के चरम अवयव माने अंतिम अवयव अर्थ में रूढ़ है। माने उत्तर पद के परे रहते का मतलब होगा समास का जहां पर जो लास्ट पद होगा उसके परे रहते, ये समास विधान किया जाना है। ध्यान से सुनो, बुद्धि का ढक्कन खोल के। इस प्रकार का हालांकि आपने जब दिशावाचकों के साथ भी पढ़ा है अब, लेकिन अभी संख्यावाचक के साथ में देखिए, है ना? संख्यावाचक पंच गावो धनम यस्य इति त्रिपदे बहुब्रीहौ। 3 मतलब क्या करना? त्रिपद बहुब्रीहि कर लेना। पंचगावो धनम यस्य, विग्रह कर लिया। अब समास करना शुरू करते हैं। पंचन जस और गो जस धन सु धनम यस्य, है ना? चलो अब बच्चा यहाँ क्या करना है आपको? ये पंचन जस गोजस किए हो ना, यहाँ पर एक है तुम्हारा संख्यावाचक समर्थ सुबंध, उसके साथ समानाधिकरण माने समान विभक्ति वाला है गोजस, उसके साथ समास कर दिया। लेकिन ये समास होगा उत्तर पद के परे रहते, उत्तर में धन सु ये परे मिल जाएगा। ठीक है, समास कर देंगे। और यहां पर भी एक बात ये ध्यान रखना कि ये करने से पहले समानाधिकरण समास पहले कर लेना, माने इन 2 पदों में बच्चा पहले तत्पुरुष करना है, इन 2 पदों में तत्पुरुष करना है। फिर जब ये सब मिल जाएंगे तब जो है, मतलब सब मिल जाए माने 2 मिल जाएंगे, तब उसका जो है धन के साथ में, मतलब उत्तर पद के परे रहते पहले इनका इसका नाम तुम तत्पुरुष रख लेना, विग्रह को सेम बने रहने देना, उसका नाम क्या कर रख लेना? तत्पुरुष। और इस सबका नाम तीनों का मिला के धन जस पर्यंत, इन तीनों में बाद में बहुब्रीहि कर लेना, क्योंकि जब तक तुम बहुब्रीहि नहीं करोगे ये उत्तर पद परे नहीं मिलेगा, क्योंकि वो उत्तर पद का मतलब है समास का चरम अवयव, तो वहां पर भी तुम्हें बहुब्रीहि समास जरूरी है। ठीक है, तभी समास का चरम अवयव आपको धन जस मिलेगा। चरम माने अंतिम अवयव। अब भाई बात यह है कि ये जो तत्पुरुष समास जो पढ़ा गया है ये तो विभाषा के अधिकार में पढ़ा गया है, ध्यान से सुनना, इसके अधिकार में पढ़ा गया है। तो इसलिए पंचन जस गो जस का आप जो समास कर रहे हो इधर उत्तर पद के परे रहते, ये तो समास वैकल्पिक है, एक बार होना चाहिए एक बार नहीं भी होना चाहिए। यदि यहाँ पर एक बार में समास नहीं हुआ तो आगे आने वाला जो समासांत टच प्रत्यय है वो एक बार जो है जब समास होगा तब तो होगा, समास नहीं होगा तो समासांत टच प्रत्यय भी तो रूप में भेद आ जाएगा। जब समासांत टच प्रत्यय यदि समास कर रहे हो तो समासांत टच प्रत्यय होगा तब तो बनेगा पंचगव धना बनेगा, समासांत टच प्रत्यय नहीं होगा तो पंचगो धना रहेगा। तो उसके लिए इंतजाम ये कर रहे हैं कि ये जो विभाषा के अंतर्गत जो पढ़ा गया है तत्पुरुष समास, तो एक वचन बना रहे हैं। ठीक है, पहले इसलिए इसको मूल में लिखा इसलिए इस बात को कि पंचगावो धनम यस्य इति त्रिपदे बहुब्रीहौ अवांतर तत्पुरुषस्य विकल्पे प्राप्ते। जो अवांतर तत्पुरुष होता है, अवांतर तत्पुरुष का मतलब है बहुब्रीहि के बीच में जो तत्पुरुष है, जिसको कल हमने एक नाम बताया था तत्पुरुष गर्भ बहुब्रीहि समास, उसको अवांतर तत्पुरुष कह रहे हैं। अवांतर मतलब एक दूसरा समास और हो जाता है बहुब्रीहि के बीच में। ठीक है, तो भैया तत्पुरुष का विकल्प प्राप्त है, माने यहां जो तत्पुरुष समास है ये विकल्प से होगा, विकल्प से होगा तो टच प्रत्यय करने पर प्रभाव पड़ेगा, रूप में भेद आएगा। तो ऐसा जब विकल्प से प्राप्त है तो उसके लिए वार्तिककार ने एक वचन बना दिया कि द्वंद्व तत्पुरुषयोः उत्तर पदे नित्य
नित्य समास वचनम के द्वंद्व समास और तत्पुरुष समास, इनको यदि आप उत्तर पद के परे रहते विधान कर रहे हो, जैसे तद्धितार्थ समाहारे सूत्र उत्तर पद के परे रहते इस तत्पुरुष समास का विधान करता है, तो द्वंद्व तत्पुरुषयो उत्तर पदे नित्य समास वचनम, तब तो आपको ये समास नित्य करना होगा। मतलब तत्पुरुष वाला समास क्या करना होगा, वहां नित्य करना होगा, उसमें विकल्प मत कर लेना। तो कहा भाई ठीक है, हम लोग अब नित्य समास करेंगे, विकल्प नहीं करेंगे। तो भाई नित्य समास होगा तो समास का फल क्या है, जो बीच में तत्पुरुष कर रहे हैं उसे आगे बता रहे हैं। गोर तद्धित लुकी, इसने क्या किया, जब पंचन जस गो जस इन सबका आपने समास किया, विभक्ति लुक करके समास के पश्चात विभक्ति लुक करके आपका रूप क्या बन गया, पंच गो धन, ये बना रहे ना। तो ये सूत्र ये कहता है गोर तद्धित लुकी गोंतात तत्पुरुषात टच स्यात्, जो गो अंत तत्पुरुष हो उससे टच प्रत्यय हो जाता है। अरे बतियाओ नहीं रे, सुनो इधर, जो गोंत तत्पुरुष होता है उससे क्या होता है, टच प्रत्यय होता है समासांत। तो गोंत तत्पुरुष किस, ये है ना भाई, गो अंत में है ऐसा तत्पुरुष संज्ञक है ये, तो गोंत तत्पुरुष से क्या हो जाता है, टच स्यात् समासांत, माने समास होने करने के बाद में करना, जब आप तत्पुरुष कर चुको तब, ठीक है। टच स्यात् न तो तद्धित लुकी, पर तद्धित लुक के परे रह, जहां यदि तद्धित लुक हो गया है वहां पर तुम प्रयास मत करना टच करने का। वैसे एक स्थिति और ये जान लेना चाहिए, ये भले ही समासांत है, तो जैसे अलौकिक विग्रह अवस्था में जहां तुम समास करते हो टच प्रत्यय को वहीं बैठा देना है, ये बाल मनोरमाकार का अपना वैयाकरणों का सिद्धांत है, तो उधर आप टच बैठा लीजिए। तभी तो मैं उसे टच का आ यहां लिख दूं बीच में, चलो भैया ये टच का आ है, ये टच का आ बचता है ना, तो स्थिति हो गई क्या, पंच गो आ, आकार के परे रहते ओ को क्या हो जाता है, अब आदेश हो जाता है। आप कौन कह रहा है, अब होता है, तो पंच, अरे ये हो गया पंच, और ओ को अब हो जा कर लेना यहाँ अब, तो ये बन जाएगा पंच गव, और ये अ ऐसा रहेगा, और धन को इस साइड में है, ये तो टच उधर मत बैठा देना कभी धन के बाद में, क्योंकि उधर तो बहुब्री ही है, आपको गोंत तत्पुरुष से टच बैठाना है, तो इधर बीच में टच बैठा लेना धन को परली साइड करके। अब जब आप इसे मिलाओगे तो पंच गव धन बन जाएगा, और ये लास्ट में क्योंकि बहुब्रीहि समास है तो बहुब्रीहि समास अन्य पदार्थ प्रधान होते हैं। तो 5 गाय धन है, जैसे कि ऐसा वो जो पुरुष है पुल्लिंग है, तो उसके लिए क्या रूप बनेगा, पंच गव धनः। यदि कोई तुमसे पूछे कि पंच गव धनः इत्यत्र कः समासः, उत्तर क्या दोगे, तत्पुरुष गर्भ बहुब्रीहि समासः, और उसमें भी समानाधिकरण तत्पुरुष गर्भ बहुब्रीहि समास, ठीक है। ये इतना उत्तर दे लेना। चल आगे बढ़ते हैं अब। हाँ देखो यार, ये इस बात तो सही पूछा, इसलिए मैंने भी एक बात कही थी, वो उसका ध्यान देना चाहिए था। धन शब्द नपुंसक लिंग है, धनम बनम फलम, जो भी शब्द इस प्रकार के नित्य नपुंसक लिंग शब्द हैं, नियत लिंग वाले शब्द हैं, बहुब्रीहि समास में सबकी अकड़ निकल जाती है। बहुब्रीहि समास में तो जो अन्य पद का लिंग होता है उस पद के लिंग को धारण कर लेते हैं, इसलिए पंचगाव धना बोला जा रहा है, वो इसलिए बोला जा रहा है पंचगाव धनः कश्चित् पुरुषः अस्ति कोपि तादृशः स्वामी अस्ति, जिसके पास 5 गाय रूपी धन है। गाय धन माना जाता था, रे आजकल धन सबने खोल दिया, छोड़ दिया है ना, आजकल उसको कोई धन नहीं माना जा रहा। पहले तो क्या कहा जाता था, गो धन गज धन बाज धन, ये धन में होता था सब। आजकल तो बड़ी स्थिति खराब हो गई रे, महान कलयुग का प्रवेश हो गया है। चलो आगे बढ़ते अब कौन बचा रे, संख्यावाचक के साथ 2 उदाहरण हमने प्रस्तुत कर दिए। कौन कौन से 2 उदाहरण प्रस्तुत किए हैं पता, पहला वाला कौन था, बोल नहीं रहे हो, षाण मातुरा संख्यावाचक का तद्धितार्थ में था, और ये जो है पंचगवधना। अच्छा, यहां यदि ये वार्तिक न बना करके नित्य समास नहीं करते ना, समास करने पर तो टच प्रत्यय होकर पंचगवधना बनता है, और नहीं तो समास यदि विकल्प से होता, एक बार समास नहीं होता तो पंचगोधना बनता, समास ये टच प्रत्यय नहीं होता था, ठीक है, ऐसी आपत्ति होती, इसलिए वो नित्य समास किया जा रहा है। अब कौन बचा, कौन है अब, संख्यावाचक का समाहार, अर्थ में समास बचा है। अच्छा, दिशावाचियों के समाहार का उदाहरण पढ़ लिया था तुमने, क्यों नहीं पढ़ा था, हाँ होता ही नहीं है, ठीक है हाँ, संख्यावाचकों के साथ समाहार को पहले समझिए स्थिति। सबसे पहले तो ये बताया जा रहा है
जानकारी के लिए कि संख्या पूर्वो दिगुहु, इस सूत्र को आज समझ लेना ढंग से, भुला मत जाना, सही से समझना। संख्या पूर्वो दिगु का मतलब जो अनजान लोग होते हैं सूत्रकार सिर्फ इतना कर देते हैं, अरे संख्या पूर्व में हो जाए दिगु समास, ये उनकी थोड़ा पढ़ते नहीं है, उसकी कमी है। पूरा शास्त्र विधि से अध्ययन करें। इसका वास्तविक अर्थ ये होता है तद्धितार्थ इत्यत्र उक्तः त्रिविधा, माने तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे, वहां डॉट 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 लगा लेना रे, मुझे डॉट बाद में लगा दूंगा, ये छूट गए हैं थोड़ा है। तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे इत्यस्मिन् सूत्रे उक्तः त्रिविधा, जो कहा गया है तीन प्रकार का समास, तीन प्रकार का बताया ना, तीन अर्थों में, किन किन में, तो उनमें त्रिविधा समास है, उनमें संख्या पूर्वो दिगो स्यात्, जो संख्या पूर्व जो समास होता है वो दिगु होता है। मतलब हर कोई संख्या पूर्व दिगु नहीं है। यदि वहां पर तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे सूत्र किस अर्थ में समास कर रहा है, इनमें यदि त्रिविधा समास है, माने उस सूत्र के द्वारा कहा गया जो त्रिविध समास है, माने तीनों टाइप का समास, यदि उनमें संख्या पूर्व में लगी हुई है तो वो क्या हो जाएगा, तो वो दिगु संज्ञक हो जाएगा। उसकी कौन सी संज्ञा होगी, दिगु संज्ञा होगी। कुछ समझ रहे हो? चलो थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। फिर दिगु संज्ञा क्यों की जा रही है भाई, तुमने ऑलरेडी तत्पुरुष संज्ञा तो कर ही रखी है। कहा कि दिगु संज्ञा का भी एक विशेष प्रयोजन है। क्या है? तो सूत्र लिख रहे हैं, ये सूत्र है दिगुरेक वचनम, है ना, दिगु द्विग्वर्थ समाहारः एकवत् स्यात्, ये उसका फल लिख रहे हैं दिगु संज्ञा का, कि द्विग्वर्थ जो समाहार है, समाहार माने समाहार अर्थ वाला समास, वो एकवत हो जाता है। हालांकि तुमने अभी ये देखा है कि ये संख्यावाचकों के साथ अभी तुमने षाढ़ मात्रा संख्या पूर्व में है ना, पंचगवधना संख्या पूर्व में थी ना, लेकिन दिगु समास का असली फल जो तुम्हें दिखेगा वो दिखेगा जब समाहार अर्थ में जहां तुम समास करोगे। इसलिए इसको समाहारत दिगु भी बोल दिया जाता है संख्या पूर्व में होने से। समझे? उदाहरण से और देखते हैं। चल, ये सबको हम उदाहरण में घटाते हैं तो हम करते हैं धनाधन विग्रह। हमें रूप बनाना क्या है, पंचगवों को मन में बैठा लो, विग्रह कर लो। पंचानाम, ठीक है, पंचानाम गवाम समाहारः, समाहार अर्थ वाली विग्रह क्यों किए? हाँ, दिगु अर्थ, दिगु समास जो है समाहार अर्थ में करना है, होता है। तो पंचानाम गवाम समाहार, पांच गायों का समूह, क्या अर्थ कहना है हमें? चलो इसका अलौकिक विग्रह बताइए। पंच नहीं रे, पंचन शब्द है ना, क्या शब्द है? हाँ, पंचन गो, हाँ बहुत बढ़िया। अब ये बात बताइए, संख्यावाची है ना, इसका उसके साथ में क्या कर दिया? समानाधिकरण, इसके साथ में समास कर दिया। ये जो समास होगा वो समाहार अर्थ में होगा। तो ठीक है, पांच गाय तो बहुत होती है ना, अब समास करके विभक्ति व्यक्ति लोप करके और नकार का भी न लोपा प्रातिपदिकांत से लोप कर देते हैं। अब गो शब्द को बचा लेते हैं तो बच जाएगी स्थिति पंच, पंच गो शब्द से अब क्या लाएं आगे? विभक्ति, क्योंकि पांच गाय तो पांच हैं, बहुत हैं, तो बहुत होने पर तो बहुवचन आना चाहिए। ये सूत्र कहता है नहीं, दिग्वर्थ समाहारा एकवत स्यात्, दिग्वर्थ समाहार एकवत होता है, माने वहां पर तुम जो है भैया उसे एक समझो, वहां एक वचन लाओगे जब तुम दिगु अर्थ में समाहार करोगे तो। ठीक है, चलो हम एक वचन ले आएंगे। तो एक वचन के हम पुल्लिंग का ले आए क्या या स्त्रीलिंग का ले आए? क्यों कि गो, जो गो शब्द है परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुष से, गो शब्द दो लिंगी है, पुल्लिंग भी होता है स्त्रीलिंग भी होता है। कि नहीं भाई सुनो, स नपुंसकम इति नपुंसकत्वम, स नपुंसकम से क्या करिएगा, उसे आप नपुंसक लिंग में लाइएगा। ठीक है, चलो तो हम वो ले आएंगे, पर उससे पहले बताओ टच प्रत्यय किया है ना यहाँ? हाँ, वो पिछले सूत्र से गोंता तत्पुरुषा टच स्यात्, हाँ गोरत अद्धित किया है ना टच प्रत्यय, बिल्कुल। तो इसे टच प्रत्यय करके ये टच का आ है, पंचगव बना लेना, ओ को क्या कर लेना, अवादेश कर लेना, तो बन जाएगा पंच। अब जो हमने कहा था कि वो नपुंसक लिंग हो जाएगा और नपुंसक लिंग में भी एक वचन आएगा, तो भैया एक वचन लाना और नपुंसक लिंग का एक वचन सु के स्थान पर हो जाएगा हम, तो पंच गवम क्या बन जाएगा? ये हमेशा नपुंसक लिंग में ही बनेंगे दिग्वर्थ समाहार वाली है। हाँ, पंचगवम अतोगुणे, अतोगुणे के वो अमी पूर्व लगा देना,
यहाँ तो अम परे है ना, हाँ अमी पूर्व लगा लेना। तो ऐसे करके तुम्हारा ये पंचगवम बन जाएगा। तो हर कोई द्विगु समास नहीं है। इसके द्वारा, सूत्र द्वारा जो 3 प्रकार का समास है उसमें, हाँ समाहार अर्थ वाले में द्विगु संज्ञा आपको कर लेनी है, खासकर तो और जगह फल नहीं है। और द्विगु संज्ञा होने के बावजूद भी तत्पुरुष संज्ञा भारित नहीं होती है, इसलिए तुमने यहाँ समासांत टच प्रत्यय भी, क्योंकि वो तो तत्पुरुष होने के बाद ही होता है ना समासांत टच, तो उसकी द्विगु संज्ञा, तत्पुरुष संज्ञा भी है और द्विगु संज्ञा भी है, टच होकर के ये बन जाएगा।